When the right to life is suspended, no person can move the court for any relief. इमरजेंसी के दौरान यदि कोई व्यक्ति बिना कारण जेल में बंद है और उसे गोली मार दी जाती है तो भी वो रिलीफ के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। ये लाइनें किसकी हो सकती हैं? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की ये लाइनें एक बहुमत से दिए गए फैसले की हैं और यही बताता है कि आखिर इमरजेंसी के उस काले दौर में हिंदुस्तान में आम आदमी की हैसियत कितनी हो चुकी थी। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्र के उस काले वक्त की जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी, यानी आपातकाल चल रहा था। उस वक्त अदालत का क्या था, अदालतें क्या कर रही थी, जो आखिरी वो माना जाता है जिनको लोकतंत्र की रक्षा की वो आखिरी लाइनें क्या हैं, जहां वो ये कोशिश करती है कि यदि सरकार भी कोई गलती करे तो उस पर अदालत संविधान के मुताबिक फैसला देती हो। भारत के लोकतंत्र के सबसे गहरे जख्म तब नहीं लगे थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी, बल्कि वो जख्म तब महसूस हुए जब देश की सर्वोच्च अदालत ने संविधान की आत्मा को इस फैसले से कुचल दिया। अदालतों, जजों, कानून की उस समय की भूमिका को अगर आप देखते हैं तो इतिहास में उसको लॉलेस लीगलिटी कहा जा सकता है। 1976 में आपातकाल का चरम था, विपक्षी नेता जेलों में थे और प्रेस पर पाबंदी थी, संसद की गरिमा एक औपचारिकता भर थी, आम आदमियों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए थे। इसी माहौल में देश के 4 उच्च न्यायालय, जिसमें से इलाहाबाद, बॉम्बे, दिल्ली और कर्नाटक ने अलग अलग फैसलों में कहा कि बंदी बनाए गए नागरिकों को अदालत में हैबियस कॉर्पस यानी ब्रिंग द बॉडी, उसको लेके आइए, याचिका दाखिल करने का अधिकार बनता है, भले ही आपातकाल क्यों ना हो। और सरकार को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि उस वक्त सरकार बिल्कुल किसी भी कानून से ऊपर थी। जो शासन कह रहा था वही कानून था। उस समय इसी बात को लेकर सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंची और फिर वो मुकदमा आया जिसने न्यायपालिका के इतिहास को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी एक वो काला अध्याय जो सत्ता के पैरों का चरण चुंबन करने के लिए इतने नीचे गिर चुका था कि वहां किसी नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, और दूसरा वो जिसमें कि HR खन्ना जैसे जो जस्टिस थे जिनको बाद में अपने हौसले की कीमत चुकानी पड़ी। ए डिसेंट इन टाइम कैन बी ए नेशंस लास्ट होप, ये HR खन्ना का वो लाइन थी जिन्होंने इस देश को उस समय भी उम्मीद बंधाई। सरकार ने श्रीकांत में वापस आता हूं, सिर्फ एक ही फैसले से आप उस समय के जो अदालतों का रुख है उसको समझ सकते हैं। सरकार अपने इस तमाम लोगों के डिसेंट नोट पर, चूंकि सरकार जिसको चाहे उठाकर बंद कर रही थी। अलग अलग अगर आंकड़े मैंने कल डिटेल से बताए थे, माफ कीजिएगा, पहले अध्याय में, कि कितने ज़्यादा लोगों को जेलों में डाला जा चुका था। अब उनके लोग इस कानून के उल्लंघन को लेकर अदालतों में पहुंच रहे थे और अदालतों में कुछ न्यायाधीशों के अंदर वो हौसला था कि वो सरकार के उस वक्त काले दौर के समय भी इस बात को ठीक मान रहे थे कि उन लोगों को ये राइट है कि वो अपने साथ हुए अन्याय को लेकर अदालत तक पहुंचे। लेकिन सरकार उन तमाम मामलों को लेकर वंस फॉर ऑल यानी एक ही बार में सारे के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और ये मामला था शिवकांत ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का 1976 का एक ऐसा फैसला था जिसको हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में सबसे शर्मनाक फैसलों में गिना जा सकता था। सरकार की इसमें सीधी दलील थी कि आपातकाल लागू है, इसीलिए मौलिक अधिकार निलंबित हैं, और जब अधिकार ही नहीं बचे तो अदालतों को किसी बंदी को राहत देने का अधिकार नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार जिसको चाहे जितना चाहे बिना किसी कारण के जेल में डाले रख सकती है और अदालत को इसमें कोई भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ये अगर कोई ये सवाल अगर आता तो मुझे लगता है कि संविधान की इस मसले को सुनकर किसी भी अदालत की आत्मा कांप जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उलट। आखिरकार 28 अप्रैल 1976 को सुप्रीम कोर्ट की
5 सदस्यीय पीठ ने 4-1 के बहुमत से सरकार के हक में फैसला सुनाया। जी हां, सरकार के हक में, जो लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचल रही थी और उनको सस्पेंडेड कर चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश A.N. रे थे, जस्टिस H.M. बेग, जस्टिस P.N. भगवती और जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़। इन चारों ने कहा कि आपातकाल में नागरिकों के पास किसी प्रकार का कोई विधिक यानी कानून का कोई संरक्षण नहीं, सरकार ही सब कुछ है। इस फैसले को अगर हम लोग जरा गौर से देखें तो मुझे लगता है कि यह फैसला वो ये बता सकता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। इससे पहले इस दौर तक आने से पहले और जजों को इतना झुकाने से पहले बहुत सारे केस हुए थे, मैं उन पर बताऊंगा। लेकिन जबलपुर वाले मसले को हम लोग देखते हैं कि जब ये केस कैसे आया। 26 जून 1975 देश में जब आंतरिक आपातकाल लागू हुआ तो बहुत सारी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। आर्टिकल 21 के सहित बहुत सारे जो अधिकार थे उनको निलंबित कर दिया गया। तो जो विपक्षी नेता थे उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा था। इसी तरह से शिवकांत शुक्ला, जिन मध्य प्रदेश के एक विधायक, उनको अरेस्ट किया गया। अब उनके अरेस्ट होने के बाद ये हैबियस कॉर्पस के तहत हाई कोर्ट पहुंचते हैं। हाई कोर्ट में कई सारे हाई कोर्ट्स ने उस समय लगभग इस तरह के फैसले दिए थे। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ऐसा फैसला दे चुका था कि जो डिटेनी यानी जो डिटेन किए गए थे उनके हक में फैसला दिया था, गिरफ्तारी को अवैध माना था। बॉम्बे ने भी डिटेनी के पक्ष में बदनीयत से गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली ने भी गिरफ्तार किए गए आदमी की न्यायिक समीक्षा के अनुमति दिया था। राजस्थान में भी डिटेनी के पक्ष में दिया गया था, बिना कारण बताए गिरफ्तारी को असंवैधानिक बनाया था। और अब जो ये शिवकांत शुक्ला थे, जो मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ में थे, उनके पक्ष में एक फैसला दिया गया। इन फैसलों से सरकार नाराज हो गई। उसको मालूम था कि आपातकाल की जो काली ताकत है वो इन फैसलों से कमजोर पड़ सकती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में उस अपील को लेकर आ गई, जिसको आज भी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के तौर पर जाना जाता है। 5 सदस्यीय बेंच बनाई गई। मुख्य न्यायाधीश A.N. रे थे। A.N. रे इस तरह से मुख्य न्यायाधीश बने थे क्योंकि उन्होंने कई सारे जो जस्टिस थे जो उनसे ज़्यादा सीनियर थे, उनकी वरीयता को लांघकर श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको अब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, इस देश का चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। दूसरे थे H.M. बेग, जो सरकार के पक्ष में फैसला दे रहे थे। तीसरे थे Y.V. चंद्रचूड़, सरकार के पक्ष में थे। ये चंद्रचूड़ आपको नाम सुना हुआ लग रहा होगा, इसमें बहुत आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं, ये नाम वहीं से जुड़ता है। P.N. भगवती सरकार के पक्ष में थे। H.R. खन्ना अकेले थे, जिनके आपने देखा भतीजे अभी संजीव खन्ना CJI रह गए हैं, और वही इस देश में लोकतंत्र के क्रेडल को उस समय बचाने के समय सरकार ने इस पूरे फैसले में तर्क दिया कि आपातकाल के समय में जो मैंने बताया कि वो जो आर्टिकल 21 है उसके साथ जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता निलंबित है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हैबियस कॉर्पस अदालत में दाखिल करने का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सुन लीजिए। व्हेन द राइट ऑफ लाइफ सस्पेंडेड, जो मैंने शुरुआत की, उसमें उन्होंने बहुमत से कहा कि राष्ट्रपति का आदेश सर्वोपरि है और कोर्ट उस पर सवाल नहीं उठा सकती। इमरजेंसी के दौरान यदि कोई व्यक्ति बिना कारण जेल में है, उसे गोली मार दी जाए, तब भी वह कोर्ट नहीं जा सकता। यह तर्क चंद्रचूड़ और बेग जो जज थे, जस्टिस थे, उनके फैसलों में, इसके उदाहरणों में इसकी अनुगूंज सुनाई देती है। उस फैसले के बीच में H.R. खन्ना जो उन्होंने अपने आप को इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इवन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21 द स्टेट हैज नो पावर टू डिप्रीव ए पर्सन ऑफ लाइफ लिबर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी संविधान मौलिक अधिकारों का मूल सूत्र नहीं है। जो कहा जाता है कि संविधान ने मौलिक अधिकार दिए, नहीं, बल्कि वो मानव गरिमा का प्रतिबिंबी है। वो बिना उसके दिए हुए भी वो अधिकार हर आदमी के पास है। न्यायपालिका का मौन रहना तानाशाही को स्वीकृति देगा, और ये तमाम जब सवाल आए तो उस समय ज़रूर दबा दिए गए। हालांकि अलग बात है कि H.R. खन्ना को इसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ी। इस दिन को बहुत सारे लोगों ने इस न्यायपालिका का काला दिन कहा, और ये बताता था कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट, विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार की बात की जाती है, विधि ही नहीं बची थी जिसके सामने समानता की बात की जाए। इस निर्णय
को इतिहास में सबसे काला दिन बाद में लिखा गया, और जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती ने बाद में ये माना, दोनों मैं आपको ये बता दूं, इस फैसले में जिन्होंने इस सरकार के हक में फैसला दिया था वो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस की बाद में उन्होंने उस गद्दी को सुशोभित किया। अगर मैं ये कहूं कि वो लगातार, और उनको शायद ये कीमत मिलती रही, और यही कारण है कि उस वक्त भी, आज भी हम जब बात करते हैं कि अदालतों में ये हो क्या रहा है जो लोगों की समझ में नहीं आता, तो उस वक्त से आज तक इस वक्त को जोड़ लीजिए, उनके रिलेटिव्स और उन तमाम सीजेआई पर पहुंचने वाले, वहां सीजेआई के पद तक पहुंचने वाले लोगों के इनके साथ रिश्तों को भी गौर कर सकते हैं। हालांकि बाद में जस्टिस तमाम लोगों ने उससे बचने की कोशिश की, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आपके पास, आप तो इतिहास में जब दर्ज होते हैं तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको इतिहास में एक काले कारनामे की वजह से याद किया जाए। और यही कारण है कि जस्टिस भगवती ने लिखा बाद में कि आई वाज रोंग, द जजमेंट डिस्ट्रॉयड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसने, इस फैसले में मैं गलत था और इसने संविधान की आत्मा को कुचल दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। और बाद में 2017 में इस फैसले में पुट्टास्वामी जजमेंट में, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक फैसले में 9 जजों की बेंच ने कहा कि एडीएम जबलपुर वाज रोंगली डिसाइडेड एंड इज ओवर रूल्ड। ये जो है निष्कर्ष निकाला गया कि जहां ये फैसला हुआ था वो एक गलत फैसला था और इसको बदल दिया। ये 9 सदस्यीय बेंच ने इस फैसले को, 5 सदस्यीय बेंच का फैसला था, लिहाजा 9 सदस्यीय बेंच ने इसको 2017 में गलत माना। अगर हम देखें तो एडीएम जो जबलपुर केस में सरकार हाईकोर्ट में हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदलते हुए शक्ति दी, और मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक ऐसा फैसला था जो ये बता सकता था कि आखिर किस तरह से आपातकाल का अर्थ आम आदमी की जिंदगी के लिए मौत था। इसके बाद 1977 में आई, और उसके बाद उन्होंने वापस, जो 77 में पार्टी आई थी, जनता पार्टी की सरकार, उसने इसको वापस किया था। लेकिन अगर हम लोग देखें कि 1971 में जो बीज जो बोया गया था, अगर हम आपातकाल का देखें तो उस चुनाव का जो है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी और वो मुकदमा कोर्ट में आ गया, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक कमरे से निकले फैसले ने ही आपातकाल की भूमिका तय की थी, और वही आपातकाल के दौरान अदालत घुटनों के बल गिर गई थी। क्योंकि अगर हम जगमोहन सिन्हा के उस फैसले को देखते हैं तो वो अदालत की एक खूबसूरती और ऊंचाई को साबित करता है, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी उसके चुनाव को भी अवैध घोषित कर सकती है, और इसको लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत फैसलों में से एक गिना गया। ये अलग बात है कि फिर बाद में उसी फैसले से जो उपजा एक पूरा डर, विवाद, और वो था उसी से इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे फैसले पर आम आदमी के मौलिक अधिकारों को ही कुचल दिया गया। सरकार ने क्या किया, इससे पहले सरकार जो है तैयारी कर रही थी कि आखिर ये जो है जज किस तरह से सुमित होंगे। आज भले इस पर एनजेसी या तमाम चीज़ें, कॉलेजियम सिस्टम हो, उस वक्त 11 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को स्थानांतरित किया गया था, जिनमें से कुछ ने सरकार के आदेशों का विरोध किया था। उदाहरण है जस्टिस जेएम सेलत, जस्टिस केएस हेगड़े, जस्टिस एएन ग्रोवर, तीनों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से वंचित किया गया क्योंकि उन्होंने केशवानंद भारती केस में सरकार के खिलाफ वोट दिया था। और यही वो वक्त था जब वरिष्ठता के क्रम को तोड़कर जस्टिस एएन राय को सीजेआई नियुक्त किया गया था। और आप जानते हैं कि जस्टिस सीजेआई उस फैसले के सुनाने वालों में सबसे पहले, चूंकि चीफ जस्टिस थे और उस फैसले में उस बेंच की अध्यक्षता वही कर रहे थे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो अदालतें थी उन्होंने सरकार के साथ खड़े होकर आम आदमी के उसको कुचल दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि कोई कानून, कोई भी लिखे गए शब्द किसी को शक्ति नहीं देते हैं, शक्ति आपको आपकी नैतिक आवाज़ देती है। और उस वक्त कम से कम अदालत में कोई नैतिकता दिख नहीं रही थी, इस फैसले में नहीं दिख रहा था। उस समय सिर्फ एक ही आवाज़ उठी थी उस अंधेरे में, न्यायमूर्ति एचआर कृष्णा की। तो ये लगता है कि ये निर्णय जो था, इसने एक जो डिफेंस की दीवार थी वो तोड़ दी थी। इससे राजनीतिक परिणाम भी आए थे और ये स्पष्ट हुआ कि जब लोकतंत्र संकट में होता है तो केवल सड़क या सांसद ही उसकी रक्षा नहीं कर सकते, अदालतों में भी अदालतें उसकी रक्षा की पहली दीवार होती हैं। और अगर वही
दीवार ढह जाती है तो संविधान महज एक किताब बन जाता है। तो ये हम लोग अदालत के उस हिस्से की बात कर रहे थे। चूंकि मैं सोच रहा था कि आपको और बड़े हिस्से पर लेते, लेकिन हम इसी में अब जोड़ते हैं उस समय मीडिया की और साहित्य की वो आवाज़ें जिनको आपने बहुत बड़ा एक नैतिक आवरण ओढ़ते हुए देखा जब 2016 में इस सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने साहित्य अकादमी से लेकर अपने साहित्य के पुरस्कार लौटाए। लेकिन जब इस देश में लोकतंत्र वाकई खत्म हो गया था, उस वक्त क्या कर रहे थे वो तमाम अखबार, वो तमाम जो जितने भी लोग थे उस समय क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोगों को, और चूंकि उस समय पार्टियां, आपने देखा कि ज़्यादातर इस देश में जो लोकतंत्र की दुहाई की या जो तमाम लेखक हैं वो जो वामपंथ का एक आइडिया है उसके साथ लगे रहने वाले हैं, और उस वक्त वामपंथी इस सरकार का समर्थन कर रहे थे। तो लिहाजा वो ज़्यादातर आवाज़ें खामोश रही, साहित्य अकादमी जैसे संस्थान खामोश थे, और बड़े बड़े लोग उस समय इस सरकार का या तो समर्थन कर रहे थे या फिर इस सरकार के साथ खड़े थे। अगर हम लोग देखें तो 25 जब आपातकाल की घोषणा हुई तो सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, और यहाँ इसका जो सबसे आपातकाल लागू होते ही जो सबसे पहला सेंसरशिप DIR जो लाया गया था, उसमें सुबह का अखबार तब तक नहीं छप सकता था जब तक कि उसको सूचना प्रसारण मंत्रालय की सेंसरशिप इकाई से अनुमति ना मिल जाए। आज जो कहते हैं लोग कि सेंसर ये सरकार नहीं सुन रही, और या प्रधानमंत्री चूंकि सिर्फ इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं कुछ सेलेक्टिव पत्रकारों को, लिहाजा जो है इस समय देश में आपातकाल है। उनको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था। इसीलिए ये रिकॉर्ड के लिए भी मैं इसको बनाने के लिए हूं, क्योंकि इसको भूला नहीं जाना चाहिए। 50 साल हैं इसलिए भी याद रखना चाहिए, और क्या होती है सेंसरशिप, इसके लिए भी इसको याद रखा जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों को छोड़ दें तो बाकी सब सरकार के समर्थन में दिख रहे थे। स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक पेज को खाली छोड़कर, जो एडिटोरियल पेज था, अपने उसको विरोध के तौर पर जारी किया था। लेकिन लोकप्रिय जो हिंदी के अखबार थे उनका रवैया तो बहुत ही डरावना था। उनमें से कई ने तो संपादकीय लिख दिए, यानी इसके उसमें आप आज जो पत्रकारों को आपने सुना होगा, क्योंकि हर दौर में पत्रकारिता का यही अंदाज रहा। लोग बहुत सारे इस बात को कहते हैं कि नहीं पत्रकारिता अब गिर गई। अगर आपको 1975 की पत्रकारिता 77 तक देखनी हो तो शायद आप समझेंगे कि गिरना किसको कहते हैं। देश को अनुशासन की जरूरत थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने साहस दिखाया। यह दैनिक हिंदुस्तान का जुलाई 1975 का संपादकीय है। बाद में कुलदीप नैयर ने इमरजेंसी के दौरान जो जेल में भेजे गए थे उन्होंने लिखा इसके बारे में कि उस समय पत्रकारिता शर्मिंदा थी और इस शर्म का बोझ आज तक ढो रही है। मुझे लगता है ये बात कहना बहुत आसान है, क्योंकि बोझ तो किसी के दिल पर नहीं है। और जो जनवादी लेखक संघ था और वामपंथी साहित्यकार थे जो जनवादी और तमाम जनता के और नारों के लिए, और यहाँ तक कि इस देश में नक्सलियों की बहुत लंबे समय तक सबसे बड़ी ताकत इन शहरों में छिपे रहे, इस तरह के कवि रहे हैं। उन्होंने तो उस समय चुप्पी ओढ़ ली। जिस समय पत्रकारिता नहीं, आम आदमी की आवाज तक को खत्म किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। तो ये, और जब आप चुप हो जाते हैं तो सत्ता की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब वो आपके मुंह से आवाज छीन ले। और चूंकि ये कहा जाता है कि सबसे पहला ड्राफ्ट हिस्ट्री का तो पत्रकारिता होती है। अगर आप उस ड्राफ्ट से समझने लगे तो आपको वो तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर वो ड्राफ्ट लिखा कैसे गया होगा। तो उस समय तो दीवारों में कैद किया जा सकता है जिस्मों को, पर विचारों को नहीं। और जब विचारी बेड़ियां तोड़ते हो तब इतिहास करवट लेता है। इस तरह के लिखने वाले लाइनें पत्रकार गायब हो चुके थे। और इस पर एक बहुत बढ़िया अज्ञेय उस समय आपातकाल के कवियों पर उन्होंने कहा था, जिन्होंने जुबान काट ली थी वे कलम से चीखने लगे। यानी इस तरह से आप सोच के देखिए कि वो तमाम कवि जिनको जनवादी कहा जाता है, जिनको तमाम वो कहा जाता है, वो तो उस समय खामोश बैठे थे। लेकिन कुछ कवि आवाज़ें ऐसी भी थी जो उस समय लड़ रही थी। उस समय उन आवाज़ों को भी याद किया जाना जरूरी है। जैसे अदालती प्रक्रिया में हमने याद किया आचार खन्ना को, उसी तरह से आपातकाल और उन साहित्य के उसमें जब शब्दों ने इन जंजीरों को ललकारा था उस वक्त को भी जांच करना चाहिए। कहा जाता है कि जब इतिहास की स्याही सत्ता की डरपोक उंगलियों से लिखी जाती है तब असली दस्तावेज, कविता, कहानी और पत्रिका, ये सब पत्रिकाओं में जाकर छिप जाते हैं। आपातकाल का जो पहला शिकार था वो लोकतंत्र नहीं बल्कि चेतना थी। हर आदमी के उस पर लेख किए चेतना की इंद्रियों
को कहा जाता है कि जो सत्ता के हल्के से कंपन को भी ये सुन लेती है कि वो आगे क्या करने वाली है। लेकिन हमने देखा उस रात 21 महीने तक ये लोकतंत्र का काला दिन चलता रहा, काले समय चलते रहे, उस वक्त ये गूंगे बने रहे। अब लेकिन हम लोग कुछ कवियों की बात करें तो उनमें से जो कुछ कवि थे जिनके विरोध को गिना गया, उनमें नागार्जुन थे, जिनको बाद में भी उनके कविताओं को लेकर बहुत पक्षधरता उनकी रही। उनकी एक कविता थी जो सीधी कविता थी, इंदु जी क्या हुआ आपको। ये सत्ता को सबसे से इंदु, चूंकि आपको मालूम हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम था, उनकी एक कविता थी, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मन में चूर हुई क्यों माँ बाप को, संविधान को रख दिया ताक पर आपने, जनता के सपनों को घोट दिया आपने। कोई इस तरह का नहीं था कि आप कोई रूपक दे रहे हो, आप वो दे रहे हो। ये सीधी चुनौती थी, उसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन था। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो उस वक्त उनकी एक लाल साइकिल जो कविता थी, उसने उस समय उस सरकार के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ के तौर पर अपने आप को निखारा। उसके अलावा अगर हम लोग एक और कवि की बात करते हैं तो रघुवीर साहे की बात है, जिसमें वो ये कहते हैं कि लोग भूल गए कि देश में इमरजेंसी लगी है, या उन्हें याद नहीं कि यह बात याद रखनी चाहिए। ये उनकी कविता लोग भूल गए में है, उसकी तीव्रता थी। वो बताते हैं हंसो और हंसो जल्दी हंसो में उनकी ये कविता का, मुझे लगता है कि वो कविता शायद ज़्यादा बड़ी वो थी कि आज भी लोग उसको भूले हुए हैं। अगर हम लोग उसको देखते हैं तो ये जो आपातकाल के बाद फिर बहुत सारे लोगों ने उस पर लिखना शुरू किया, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त मुझे लगता है कि वो तमाम लोग वहाँ से अलग खड़े हो चुके थे। और जो कविताओं की बात, मैं एक कविता इसलिए पढ़ देना चाहता हूँ, दो, क्योंकि वो ये बताएं लोग भूल गए हैं। ये इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि लोग अभी भी भूले हुए हैं। मैंने कई सारे लोगों का ये मेरे उस पर लेख, जो हम लोगों ने ये वीडियो बनाया था, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने, तो दर्शकों ने नहीं देखा है उसको उस तरह से, लेकिन जिन लोगों ने देखा उनमें से भी कुछ लोगों का ये था कि ये तो भूला हुआ इतिहास है, इसको लिख के आप क्या करेंगे, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं वो। इसलिए उनके लिए ये कविता मुझे लगता है पढ़ी जानी चाहिए। लोग भूल गए हैं एक तरह के डर को जिनका कुछ उपाय था, अब एक तरह का डर वे जानते हैं जिसका कारण भी नहीं पता। इसमें एक तरह की खुशी और एक नीरजन में कोई वो नहीं आती है खुशी। ये एक बहुत लंबी कविता है, मुझे लगता है कि इस कविता को मैं कुछ लाइनों पर ही रखता हूं। और जब तिबारा आएंगे तो भ्रम होगा कि नहीं मरे हुए नहीं, यूं ही वे आते जाते रहेंगे और तुम देखकर बार बार यह दृश्य आपस में कहोगे कि लोग भूल गए हैं कि देश में इमरजेंसी लगी है, या उन्हें याद नहीं कि यह बात याद रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह बात बहुत लंबी समय याद रखने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी लगी थी तो इस देश में क्या हुआ था। आप गांव-गांव में जाकर देखिए, अलग अलग नारे उस वक्त, माफ़ कीजिए, चलते थे कि मैंने कल भी उन नारों पर कुछ कुछ आपको बताया था। लेकिन एक कविता जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की थी बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी, लाल साइकिल। दरअसल इस पूरे को अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आखिर साहित्यिक विरोध क्या हुआ था उस समय, किन शब्दों का, तो एक बहुत ही अच्छा संकलन हुआ था जो जॉन ओलिवर पेरी ने किया था, द वॉइस ऑफ इमरजेंसी करके एक पूरा का पूरा एंथोलॉजी है, उसमें एक किताब है। तो उसमें 250 कवियों का, मतलब लगभग हिंदी के 250 कविताएं हैं जो अलग अलग हिंदी, मराठी, बंगाली तमाम कविताओं के उस समय जो इमरजेंसी के विरोध की आवाज़ थी या जिनको इमरजेंसी के विरोध में गाया जाता था, उसमें उनका संकलन किया गया था। एक लाल साइकिल जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, वो एक कविता है जो उस वक्त विरोध बन गई थी। एक लाल साइकिल कांटेदार झाड़ी के पास खड़ी थी सारी रात, मैंने पुलिस वालों की सीटी और उनके भारी जूतों की आवाज़ सुनी। अगली सुबह अचानक एक लड़का आया और उसने बजाई उसकी ठंडी नम घंटी। एक पेट्रोल की गाड़ी सायरन भरी अचानक रुकी। लड़के ने देखा छत पर नीले तारे जैसी लाइटें और वो घंटी भूल गया। फिर गाड़ी लेकर वह चले गई। पहली बार मैंने देखा खिड़की की सलाखों की छाया मेरे कमरे पर फर्श पर गिरती और मैं डर गया। ये तमाम डर को, उस वक्त के डर को रिप्रेजेंट करती हैं वो कविताएं और उस तरह के। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, जिनको हम लोगों ने साहित्य के वक्त आज भी हम जिनको बड़ा राइटर मानते रहे, उनकी आवाज़ें उस वक्त नहीं गूंज रही थी। और इस
काले लोकतंत्र की काली छाया को मुझे लगता है कि आप तमाम लोगों को उस वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त विश्वविद्यालयों पर जिस तरह की पाबंदी थी, इसके बावजूद छात्रों ने सड़क पर निकलकर अपनी आवाज़ें निकाली और उन लोगों ने जिन लोगों से उनको रहनुमाई की उम्मीद थी, उन्होंने इस पूरे मसले पर एक चुप्पी साध ली थी, एक ऐसी चादर अपने ऊपर ओढ़ ली थी और बाद में वही लोग, जनता के तमाम लोग पहुंच गए कि वो उन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है और आम आदमी की बातों का एहसास किया। तो मुझे लगता है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमको 1975 कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कुछ नारे ज़रूर, मुझे पता नहीं इनमें से कुछ नारे आपको याद होंगे। ज़मीन गई हदबंदी में, मर्द गया नसबंदी में, ये गांव-गांव में बताया जाता था। सरकार की भूमि हदबंदी की योजना में ले ली गई और मर्द नसबंदी अभियान में मारा गया। ये नारा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद इंदिरा तेरी यही कहानी, कुर्सी बड़ी या जान से प्यारी। दरअसल जब कविताएं नहीं निकलती तो लोग नारे बनाते हैं और उन नारों में ये था, ये समाजवादी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको प्रचारित किया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये भी एक बड़ा नारा खेतिहर और दलितों के बीच में। संजय का नारा है नसबंदी लाजवाब है, ये व्यंग रूप में इसको लोग कहते हैं। संजय बोले करो सुधार, बांध लो सबका परिवार। इस तरह से इन नारों को लिखा गया। बोलो जेल नहीं जाना है क्या, ये नारा जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको ये नारा बताता था कि उसको सीधे जेल पे जाना है। बोलो जेल नहीं जाना है क्या, इंदिरा हटा देश बचा, ये वो चुनावी नारा था जो बाद में मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण, नसबंदी के दो दलाल, इंदिरा गांधी, संजय बंसीलाल, नसबंदी के दो दलाल या तीन दलाल अलग अलग समय पर कहा गया, संजय गांधी और बंसीलाल। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके। एक और बहुत अच्छा नारा था कि 84 की उम्र में बच्चा बना ससुर, ये भी हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो बताता था कि बुजुर्गों तक की ज़बरदस्ती नसबंदी करा दी, जिसमें वो अपने बेटे या दामादों के साथ लाइन में खड़े थे। लोकतंत्र में सेंसर क्यों, कलम की बंदूक चली नहीं पर गोली सी लगती है, ये नारा पत्रकारों और साहित्यकारों के बीच में हुआ था। तो लोग कहते हैं इतिहास में नारे ही जनमत बनाते हैं। इन नारों ने कोशिश की कि जो लेखक खामोश बैठे हैं, ये नारे एक आवाज़ बन के उभरे। इन नारों का कोई लेखक नहीं था, लेकिन इन नारों ने उस समय की जनता की चेतना को इतना उभारा कि वो एक आंदोलन बन गई। और फिर 77 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी हारी तो इन नारों का बड़ा योगदान माना गया। मुझे लगता है कि एक छोटी सी, जब साहित्य संस्थान थे उन पर बात की जानी चाहिए। साहित्य अकादमी, उस वक्त कोई भी चीज़ उनकी तरफ से नहीं निकली, साहित्य अकादमी की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, प्रकाशन जगत जो था उसमें नहीं। बहुत अच्छे आपको उस समय के उपन्यास भी नहीं मिलेंगे। राही मासूम रजा का जो एक कटरा बी आरजू, इसको कहा जाता है एक गुमनाम टिप्पणी, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी। जो बोल सकते थे वो चुप थे, जो छाप सकते थे वो मिटा रहे थे, जो पुरस्कृत कर रहे थे वो कायर थे। तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग यहीं रखते हैं। इस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा तो मुझे एक याद आ गया उस शेर को, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए कि मैं तो इसी तरह के वीडियो बनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को एक आवाज़ बनना चाहिए। और उस आवाज़ में बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक फला मीडिया। देखिए, पत्रकारिता के 25 सालों में मेरा करियर मुझे बताता है कि सीधा चलना सबसे बड़ी राह है। हो सकता है लोग इधर से उधर आपके साथ आएँ ना आएँ, तो अकेला चलना होता है। एक बहुत खूबसूरत लाइनों के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा कि इकराम नाच रहा है कोई देखता नहीं, इकराम नाच रहा है कोई देखता नहीं, अजब दीवानावार आदमी है पूरा मलंग है। तो इसी शेर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छा जो कंटेंट है वो बनाते रहें और अपनी आवाज़ इस समय भी खड़ी करते रहें। नमस्कार।